जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। हम आपको आज बिहार लिए चलते हैं, जहां के चुनाव 2025 में अक्टूबर नवंबर में संभावित है। पर इस इन जो ये सर्दी है ना, ये वहां के लोगों को कम लग रहा है, क्योंकि राजनीतिक गर्मी का और जिसको पारा कहते हैं ना, वो बहुत चढ़ चुका है। नीतीश जी प्रगति यात्रा पे हैं। नीतीश जी यानी कि जेडीयू अपने नए नए रथ का प्रयोग कर रहा है, जैसे कि अल्पसंख्यक रथ टू अपीज द माइनॉरिटीज, द मुस्लिम वोटर्स। महिला रथ, जो उनका महिला विंग निकाल चुका है या निकालने वाला है जल्द ही, टू अपीज एंड टू कन्वे कि नीतीश जी ने इन 5 सालों में इस प्रदेश के लिए क्या किया। साथ में कर्पूरी रथ, अंबेडकर रथ, अब पता नहीं कितने कितने रथ निकलेंगे, और खुद ही प्रगति रथ लेकर अग्रसर हो चुके हैं। अब इस पूरे रथ, और पोस्टर भी निकाला गया है, कल एक पोस्टर भी आया जिसमें है कि बिहार सिर्फ नीतीश जी को चाहता है। इसके पहले थोड़ा सा हम पीछे जाएं। अमित शाह जी ने हाल में ही कहा था कि यहां का चेहरा, मुख्यमंत्री चेहरे की बात उन्होंने इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू एनडीए का जो घटक, जितने और भी घटक हैं, इन सब के मीटिंग के बाद एक चेहरा प्रस्तुत किया जाएगा 2025 के चुनाव में। डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा ने भी याद दिला दिया बिहार के लोगों को कि बिहार खोजता है, और यह था अटल जी के ट्रिब्यूट देते वक्त उन्होंने कहा कि बिहार खोजता है भारतीय जनता पार्टी, और हमारी सच्ची श्रद्धांजलि अटल जी को तब होगी व्हेन वी विल हैव आवर ओन मतलब कोट एंड कोट भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में। हालांकि उन्होंने तुरंत उसको बदल दिया, उन्होंने कहा कि हम मिलजुल के करेंगे जो भी है, और उसके बाद शायद सुनने में आया कि भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा कि विल गो विथ नीतीश। तीसरी बड़ी बात जो सामने आई वो है बेगूसराय के नेता, एमपी भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज सिंह जी का, जो बड़े नजदीकी माने जाते हैं मोदी जी के, अपने वक्तव्य और बातों से बड़े कड़े तौर पे वह हिंदुत्व की बात करते हैं। उन्होंने डिमांड कर दिया है कि भैया नीतीश जी को भारत रत्न दिया जाए। साथ में नवीन पटनायक का भी ऐड किया है। ये इतिहास होगा बिहार के लिए, कर्पूरी जी के बाद नीतीश जी। खैर, उस पे भी ना जाएं। सम्राट चौधरी इस प्रगति यात्रा में आज ज्वाइन कर लिया नीतीश जी को। 2 दिन से नहीं थे, इतने दिनों से नहीं थे, आज उन्होंने ज्वाइन किया। क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है बिहार में जेडीयू एनडीए को लेकर। और एक चीज और, अपने वरिष्ठ जो हमारे साथ जुड़े हैं मनोज जी और अनुपम शशांक जी, इनसे मैं जानना चाहूंगा। खासकर एक पॉइंट में यहां रेस कर रहा हूं, शायद मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी। मेरा सवाल एक छोटा सा, एक बहुत छोटी सी बात है, जो शायद भाई वीरेंद्र आरजेडी के, जो कि बड़े नजदीकी माने जाते हैं लालू जी के, और उन्होंने कह दिया कि हमारा द्वार खुला हुआ है नीतीश जी, जब चाहे आ सकते हैं हमारे साथ। क्या होगा आने वाले 8-9 महीनों के अंदर बिहार में? बिहार की राजनीति आपके हिसाब से कहां है, क्या हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश के साथ जाएगी, या नीतीश सिर्फ प्रेशर बिल्डिंग करना चाहने की कोशिश कर रहे हैं? मनोज जी, इस पे आपसे मैं जानना चाहूंगा, फिर हम अनुपम जी के पास आएंगे। मनोज जी, आपका प्रश्न का जवाब देना तो मुझे लगता है कि इस संदर्भ में अगर हम दें तो शायद लॉजिकल होगा। अगर हम लोग देखें कि 2019 से लेकर 2025 के बीच में जो उठापटक हुआ वो इसी साल हुआ। मुझे लगता है लोकसभा चुनाव के पहले, जनरल लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपना पल्ला एनडीए से तोड़ा और फिर महागठबंधन में शामिल होने की कोशिश की, और फिर इंडिया ब्लॉक बना, फिर वहां से हट करके फिर बैक हो गए भाजपा में। लेकिन ये तो एक बड़ा उथल पुथल का ईयर रहा 2014,
इसके पहले अगर देखें तो 2019 में ये इंडिया ब्लॉक में नीतीश कुमार के लीडरशिप में ही भाजपा ने चुनाव वहां लड़ा था बिहार में। और ये इस साल एक इतना उठा पथल के बाद भी फिर से नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक में आ गए हैं। अब दोनों पक्ष की ओर से जो संकेत आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में आने वाला चुनाव इंडिया ब्लॉक लड़ेगा। लेकिन ये तो चुनाव लड़ेगा तो अब मेरे ख्याल से समय है, और इस समय में राजनीतिक स्थिति ऐसी होती है कि कल क्या होगा आज कहना बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कल क्या होगा आज कहना मुश्किल है। इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को क्वेश्चन मुझे नहीं, बिहार में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि कुछ ऐसा होने वाला है। तीन चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ घटनाओं को हम देखें तो नीतीश कुमार के पक्ष में और विपक्ष में दो तरह के सेट ऑफ फैक्टर्स दिखाई पड़े। वो एक सेट ऑफ फैक्टर्स क्या था कि पटना हाई कोर्ट ने नीतीश कुमार का जो कोटा का जो परसेंटेज था उसको रिजेक्ट दे रहे थे ना, अति पिछड़ा वर्ग को रिजर्वेशन के फैसिलिटीज के तहत में उन्होंने प्रपोजल दिया था जो कि एससी ने उसको डिसमिस कर दिया। तो जो डिसमिस कर दिया, इसके बाद आप पहले देखिए कि हुज ट्रेजेडी हुआ, काफी लोग मरे। और प्रोहिबिशन के खिलाफ में जो राजद के जो आज लीडर बने लालू प्रसाद यादव जी के जो बेटे, क्या नाम उनका, तेजस्वी यादव, वो तेजस्वी यादव जी ने प्रोहिबिशन के खिलाफ में बड़ा वक्तव्य दिया था कि उन्होंने डिमांड किया था कि प्रोहिबिशन जो है, लीगल प्रोहिबिशन को बैन कर दिया जाए, हटा दिया जाए। इससे हम लोग का रेवेन्यू का लॉस हो रहा है और इससे जो पर्पस था वो सर्व नहीं हो पा रहा है। अभी भी स्मगलिंग ऑफ लिकर चल रहा है वहां पर, और उससे हजारों लोग मर रहे हैं ये सब से। तो ये नीतीश के खिलाफ में एक मोर्चा खुला हुआ था। तीसरी बात वहां पर बड़ी नीतीश कुमार के खिलाफ में हुई, वो ये हुई कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहां पर, जो रोड्स वगैरह, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, बहुत टूटा फूटा सीन में लोग वहां पर कर रहे थे। चौथा था करप्शन का मुद्दा। एक IAS अधिकारी जो है ईडी के इसमें गिरफ्तार होकर जेल भी गए। तो ये मुद्दा को उठाया राजद ने और चला। लेकिन देखिए कि विगत 4 महीने के दरमियान में, 5 महीने के दरमियान में 4 जगह चुनाव हुआ। अब चुनाव हुआ हरियाणा में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, और इस सारे जगह में इंडिया ब्लॉक के लोग का खत्म स्थिति हो गया। यूपी में और बिहार में बाई इलेक्शंस हुआ। जो सिटिंग जो MLAs थे राजद के या कांग्रेस के, वो भी चुनाव में हारे। बिहार में भी वही हुआ। तो इट वाज अ सेटबैक फॉर द अपोजिशन इंडिया ब्लॉक के जो लीडर्स है। सो अब वैसे संदर्भ में अब एक बात और उठी इंडिया ब्लॉक में कि कांग्रेस और राजद में थोड़ा सा इट वाज वेरी सिंबॉलिक बट क्वाइट क्लियर, जब तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी को प्रेसिडेंट व्हाट कॉल इंडिया ब्लॉक के चेयर को चेंज करने के लिए कांग्रेस के विरुद्ध एक स्टेटमेंट दिया। ये जो चीज हुआ जो कि इंडिया ब्लॉक के खिलाफ था, लेकिन ये सारा चीज इंडिया ब्लॉक में जब हो रहा था तो ये बड़ा प्रश्न का मुद्दा था एनडीए में, क्योंकि उनको लग रहा था कि इंडिया ब्लॉक जो है सो स्थिति खराब है। तो दो हुआ कि चुनाव में भी उनकी हार हुई और इधर भी फूट पड़ा। लेकिन उस संदर्भ में हुआ जब नीतीश कुमार का करप्शन के मुद्दे पर, हुज ट्रेजेडी के मुद्दे पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर, सारा चीज में उनको घेरा जा रहा था। लेकिन नीतीश कुमार इस मुद्दे को छोड़कर पदयात्रा पर निकल गए, जिसको बोलते हैं ना प्रगति यात्रा। आज वो सीतामढ़ी में थे और वहां पर जाकर प्रगति के बारे में, राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। अब रहा बात कि ऐसे परिप्रेक्ष्य में बिहार में क्या होने वाला है। मुझे लगता है दो बात बड़ा महत्वपूर्ण है।
मुझे लगता है इस दृष्टिकोण से कि इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसा तो मुझे लगता है। अब देखिए, पॉलिटिक्स में एम्बिशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए कि ये जो पासवान है, क्या नाम है इनका, चिराग पासवान, चिराग पासवान जब लोकसभा जनरल इलेक्शंस के बाद में जब गठबंधन बना ही वो साथ में आए, तो चिराग पासवान काफी रेस्पेक्ट वे में डील कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर से। और चीफ मिनिस्टर भी आप देखिए कि उनका जो पुराना बंगलो था इनका पटना में, उसको फिर अलॉट कर दिया चिराग पासवान को। उनके पिताजी का जो बंगलो था, जो ऑफिशियल बंगलो, रामविलास जी का, हाँ, रामविलास पासवान का जो बंगलो था ऑफिशियल, that was again allotted by नीतीश कुमार गवर्नमेंट टू दिस पीपल। तो ये संकेत था कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि साथ में ले चलना। लेकिन इंटरनल जो सूचनाएं छन के आ रही है, मुझे कुछ 2-3 दिनों के अंदर में ही चर्चा लग रहा था कि भाजपा में अब 75 साल के हो रहे हैं नीतीश कुमार, ये जल्दी होने वाले हैं, 73 हो गए हैं, 73 हो गए, अभी 2 साल के बाद 75 हो जाएंगे। लेकिन अभी विगत में कुछ अपोजिशन और क्रिटिक्स जो है, उनका ये कहना है कि फिजिकली आज के दिन में नीतीश कुमार बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। और इसी संदर्भ में, इसी को देख करके भाजपा भी देखती है कि अपना भविष्य क्या है। जैसा आपने ही कहा, क्वेश्चन किया कि वहां विचार ये हो रहा है कि वाजपेयी जी के 100वां जो 100th कल बनाया गया, उसमें कहा गया कि वो भाजपा चाहेगी कि वहां पर अपना एक संगठन के द्वारा, बीजेपी के द्वारा ही सरकार बनाए। वो तो वो रहेगा, एम है, वो चाहेगी भी करना। लेकिन तब ये होता है कि वहां पर जो ये अलाइज है, ये चिराग पासवान का, ही इज अ यंग बॉय। अब मुझे लगता है कि ऐसा संभव है कि चिराग पासवान को एक लीडरशिप के रूप में उभारे और मुख्यमंत्री का चेहरा बना के आगे बढ़ाने की कोशिश करें। यहाँ मनोज जी 1 सेकंड के लिए मैं अनुपम जी के पास भी जाना चाहूंगा, क्योंकि अनुपम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, मनोज जी ने तो बड़ी क्लियर, कैटेगोरिकली और क्लियरली चीजों को रखा है, और ये भी कहा है कि जो एक इन्होंने इशू उठाया ना, 73 साल के होने जा रहे हैं नीतीश जी, और मोदी जी अपने 75 साल के हो जाएंगे अगले 2025 में। क्या नीतीश जी को ये लगता है कि मुख्यमंत्री वो कंटिन्यू करें? प्रेशर बिल्डिंग तो है ही, क्योंकि केंद्र में राज चलाने के लिए बीजेपी को उनकी जरूरत है। उसी तरीके से भारतीय जनता जी कुछ कह रहे थे, हाँ बताइए। आप पहले अपना सवाल पूरा कर लीजिए। तो मेरा कहना है कि जिस तरीके से केंद्र में अगर नीतीश की जरूरत है, उसी तरीके से नीतीश को राज्य में बीजेपी की जरूरत है, क्योंकि आज की तारीख में वो पलट के भी जाते हैं तो क्या आरजेडी उनको एक्सेप्ट करेगी और क्या मुख्यमंत्री तो देगा? भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूत नहीं है उनके पास। जी अनुपम जी कुछ कह रहे थे आप। देखिए, हम लोग को ये समझना चाहिए कि नीतीश जब पहली बार सरकार में आए थे 2005 में, उस समय भी वो पद यात्रा करके ही आए थे, और ये अचानक सर्दी में जो राजनीतिक गर्मी का माहौल हुआ है, वो उनके पदयात्रा शुरू करने के बाद अचानक शुरू हो गया। तो ये बेसिकली जो इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, चारा डालने की बात है। आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने जो कहा कि दरवाजा खुला है, वो भी एक चारा डालने की बात है। और जो गिरिराज सिंह साहब ने कहा कि इनको भारत रत्न देना चाहिए, ये भी एक चारा डालने की बात है। तो ये क्योंकि बीजेपी ने ये क्लियर कर दिया है कि अगला चुनाव भी बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार के अंदर ही लड़ेगा। और नीतीश कुमार का नाम तो लोग बीच में क्या माने, उनका एक उपनाम मजाक में लोगों ने पलटू राम भी रखा था। और पिछले बार जब वो वापस बीजेपी में आए, एनडीए फोल्ड में आए, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि ये अंतिम बार है, अब जो है गलती नहीं होगी, माने अब ये फुल एंड फाइनल रिटर्न है एनडीए फोल्ड में। तो ये जो हमको लगता है, ये जो राजनीतिक पारा चढ़ा है, वो इसलिए चढ़ा है कि थोड़ा अब कुछ दिनों में चुनाव है, कुछ महीनों में चुनाव होने वाला है। तो ये बेसिकली जो आरजेडी और एनडीए खेमा है, आरजेडी ने चारा डालने का काम किया था, और उसका रिप्लाई दिया है गिरिराज सिंह ने।
मेरे नजर से। और नीतीश 73 इयर्स के हो गए हैं, 2 साल बाद वो, हमको जो पर्सनली लगता है, हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार अब पलटू राम वाला काम दोबारा करेंगे। उनको ही मालूम है कि 2 साल में वो जो है 75 के हो जाएंगे, और जैसा मोदी जी ने कहा था कि 75 के एज में रिटायर कर देना चाहिए और रिटायर हो जाना चाहिए। तो हमको लगता है कि नीतीश जो है अब इस लास्ट लेग ऑफ इस पॉलिटिकल जर्नी में वो दोबारा ये गलती नहीं करेंगे पलटने वाली, और वो एनडीए फोल्ड में ही रह के चुनाव लड़ेंगे। और अगर भारत रत्न या पोस्ट रिटायरल जो भी बेनिफिट्स होता है, वो ये तो समझ ही रहे हैं कि 30 तक तो 29 तक तो केंद्र में एनडीए की ही सरकार है। तो हमको लगता है कि बेसिकली नीतीश का अब पारी पलटने वाली जो आशंका है, वो हमको बहुत हद तक लग रहा है कि जो भी होता है, पॉलिटिशियंस कहने को तो वो समाज की सेवा करते हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं से प्रैक्टिकली वो अपने बारे में ही सोचते हैं। तो हमको जो लगता है कि वो अब पलटने की माने आशंका, उम्मीद, हाँ, स्थिति जो है वो कम है। जी, हम आते हैं मनोज जी के पास। मनोज जी ने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया था कि नीतीश जी 73 के होने जा रहे हैं और मोदी जी 75 के, और अनुपम जी ने भी कहा कि मोदी जी की उन बातों को याद दिला दिया कि 75 के होने पे 75 should be the deadline and the cut-off date for holding such important positions। तो क्या नीतीश जी को ये लग रहा है कि अगर इस बार उनको मुख्यमंत्रित्व या चेहरा, क्योंकि उनके पास बड़े ऑप्शंस है ना, भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में जीतने और इलेक्शन लड़ने के लिए चेहरा नहीं है आज की तारीख में देखा जाए, जिसको प्रोमिनेंट फेस कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी है, केंद्र को और बिहार के लिए नीतीश एक मजबूरी है उनके लिए। नीतीश जी को भी ये समझ में आ गया कि उनके बिना भारतीय जनता पार्टी नहीं चल सकती है बिहार में, या केंद्र में भी वो खेल करवा ही देंगे। तो क्या नीतीश जी को यह लगता है कि हो सकता है कि अगर वो ग्रेसफुली, मतलब ये एक, मतलब ऐसा होता नहीं है नॉर्मल कोर्स में, पर कहीं उनके दिमाग में ये तो नहीं चल रहा है कि अगर इस बार मुझे कहीं से इधर उधर किया गया तो मैं ग्रेसफुली रिजाइन कर दूंगा, टू गिव अ मैसेज टू द कंट्री कि अ पर्सन रीचिंग एन एज ऑफ 75 शुड नॉट कंटिन्यू। जैसा कि उन्होंने, आपको भी याद होगा, इंडिया अलायंस के अध्यक्ष पद के लिए जब वो चेयरपर्सन के लिए उनका नाम आया था तो वो एनडीए चले गए थे। तो हमेशा कुछ ना कुछ तो उनके दिमाग में चलता ही रहता है, इसीलिए तो शायद बिहार में उनको राजनीति में चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। मनोज जी, फिर हम आएंगे अनुप जी के पास, अनुपम जी के पास। इस पे मुझे लगता है कि अगर हम इसको नीतीश कुमार के पर्सनालिटी को एनालाइज करें और पाएं कि एक राजनीतिक के रूप में उन्होंने कैसे विगत 30, 35, 40 सालों से राजनीति किया है और इस कदम पर पहुंचे हैं, और ये लास्ट फेज ऑफ पॉलिटिकल लाइफ है उनका, ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास पहल करने के लिए क्या होगा? देखिए, कोई भी राजनीतिक जो होता है, पॉलिटिशियन हो चाहे इंडिविजुअल हो, वो हर चीज को दो पहलू से देखता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में मेरा इससे क्या फायदा नुकसान है। मुझे लगता है कि ये जो हम लोग बोलते हैं पलटू राम, ये एक्चुअली जो वर्ड है, टर्म है, जो किया गया, जिससे डब किया गया नीतीश कुमार को, ये लालू प्रसाद यादव जी का दिया हुआ था, और वो गुस्सा में होकर के इनको बोले थे कि पलटू राम। अगर आप इसको इस तरह से बोले कि मैनूवरेबिलिटी है, हाउ ही मैनूवर्स, कम सीट होने के बावजूद भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में किस तरह से आप मैनूवर करते हैं, आप इधर जाते हैं उधर जाते हैं, लेकिन वन थिंग इज देयर कि बिहार में ही इज द ओनली चीफ मिनिस्टर जो सबसे ज्यादा लॉन्ग इनिंग वहां चीफ मिनिस्टर के रूप में निभाए। एक दूसरा, लालू प्रसाद यादव जी के जो नेतृत्व में बिहार में जो रूल हुआ, वो इतिहास में दर्ज है, और उसको ये कहा जाता है, और सच्चाई बहुत दूरों तक है, कि इस वाज एक्चुअली पीरियड ऑफ मोस्ट मिसगवर्नेंस। मिसगवर्नेंस का मतलब ये हुआ था विकास की ओर से हट करके हुआ। उसके कुछ दूसरे रूप को देखिएगा सोशल इंजीनियरिंग के रूप में, तो हम नहीं बात करेंगे। जहां तक डेवलपमेंट का बात है तो बिहार बहुत रूप से पीछे चला गया। वैसे स्थिति में जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब थी, वैसे स्थिति में जबकि अभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुआ नहीं, लेकिन एग्रीकल्चर का ग्रोथ भी खत्म हो गया, नेक्सलिज्म का ग्रोथ इतना भयानक से हो गया था, और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, कास्ट ग्रुप्स, दे वर फाइटिंग विद ईच अदर। उस स्थिति से
नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा रोल रहा है बिहार को आगे बढ़ाने में। अब आप देखिए ना, नालंदा यूनिवर्सिटी को ले लीजिए, या आज के दिन में आप राजगीर चले जाइए या आप चले जाइए नालंदा चले जाइए, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि सचमुच में नीतीश कुमार के एडमिनिस्ट्रेशन के तहत में अब भाजपा का भी रोल उसमें रहा है कि नहीं रहा, मैं नहीं बोल रहा, उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में जो विकास हुआ है। और एक तीसरी बात, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको हम ये बताना चाहेंगे, क्योंकि गवर्नेंस में हम देखते हैं कि नीतीश कुमार में एक बहुत बड़ा गुण है। वो गुण ये है कि अनलाइक मेनी चीफ मिनिस्टर्स, फॉर इंस्टेंस आई विल नॉट लाइक टू नेम, बट आप लालू प्रसाद यादव को देखिए कि वो चीफ मिनिस्टर थे, वो डायरेक्टली कनेक्ट करते थे दरोगा जी से, सब इंस्पेक्टर से, और टोटली डिसमेंटल कर दिए थे ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को। लेकिन नीतीश कुमार कभी भी डीजीपी के रैंक से नीचे के पोस्ट से, डीआईजी से, आईजी से बात नहीं करते हैं। वो एक हायरार्की को ब्यूरोक्रेसी में मेंटेन करते हैं। वो चीफ सेक्रेटरी से बात करते हैं, न कि डीएम से। लेकिन बहुत जगह आप देखिएगा कि ऐसा होता है। लालू प्रसाद यादव जी क्या करते थे, आप देखिए कि मैं उसका गवाह हूं कि ही यूज्ड टू डायरेक्टली टॉक विद बीडीओ, ही यूज्ड टू टॉक विद सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। सो क्या इसका हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आईजी थे, डीआईजी थे और एसपी थे, उनका जो पावर था टोटली डिसमेंटल हो गया। लेकिन नीतीश कुमार ने इस चीज को करके ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को निभाया, और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ही प्लेड द रोल ऑफ ए चीफ मिनिस्टर। ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात है। चौथी बता रहा हूं आपको कि पॉलिटिक्स का ऐसा गेम है, ऐसा नंबर है, और कास्ट इक्वेशन कुछ इस तरह से बिहार में रहा है कि आप नीतीश कुमार को न राजद लालू प्रसाद यादव दरकिनार कर सकते हैं, न भाजपा कर सकती है। आज के दिन में नीतीश कुमार ये जानते हैं अच्छी तरह से कि आज हो या कल भविष्य भाजपा में, आप जैसे आपने बहुत सही बात बोला कि भाजपा के भीतर भी कोई ऐसा लीडरशिप नहीं है जो इमर्ज करके आया हुआ हो भीतर से, और वो एक लीडरशिप के रोल में अदा कर सकता है। जो भी नेता अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और ये लोग हैं, इनका कोई पॉपुलैरिटी लेवल बिहार लेवल पे है नहीं। अब आप देखिए, अगर मान लीजिए नीतीश कुमार को आप देखिएगा तो पाइएगा कि एक और व्यक्ति जो उभर के सामने आने की कोशिश कर रहा है, वो किशोर, क्या बोलते हैं उनका, जनसुराग, प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर जी को अगर आप देखिए तो वो तो एक, जानते हैं आपकी एनालिस्ट एंड ऑल, ही ट्राई टू बेसिकली बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काम किया। लेकिन जनसुराग पार्टी ने इतना रथ यात्रा कर के बाद भी जब अभी लोकसभा में चुनाव लड़ा तो उनका रिजल्ट क्या हुआ, और अभी जो बाईपोल्स में चुनाव लड़ा उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो मैं इसको देखता हूं कि आज के दिन में नीतीश कुमार के और लेड इंडिया ब्लॉक जो है, किशोर से एनडीए ब्लॉक प्रसन्न है, क्योंकि किशोर जी की पार्टी जनसुराग जो है वो भोटकटुआ के रूप में बड़ा काम आई है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी 17,000, 18,000, 16,000, 15,000 अधिक जगह में जहां की एनडीए की जीत हुई है, अभी इंडिया अलायंस के जीत हुई है। कुछ ही जगहों में जहां राजद को थोड़ा उनसे लाभ मिला है। लेकिन आमतौर पर आप अगर डेटा का एनालिसिस कीजिए इनका, तो इनके टिकट्स देने के चलते सबसे ज्यादा बेनिफिट्स इंडिया ब्लॉक को ही हुआ है। तो आज के दिन में नीतीश कुमार खुश हो गए। हमको लगता है कि प्रशांत किशोर के चलते, अगर प्रशांत किशोर चुनाव तो लड़ेंगे, और चुनाव लड़ने के बाद में ये बात पक्का है कि अभी वो ही इज नॉट गोइंग टू इमर्ज एज अ वेरी बिग फोर्स। लेकिन दो चीज होगा प्रशांत किशोर का, या तो हारेंगे, निश्चित रूप से हारेंगे, लेकिन अगर वो बिहार के पॉलिटिक्स में नहीं रहे तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और अगर सस्टेनेबिलिटी उनमें हुआ, कंटिन्यू किए, तो हो सकता है 5-10 साल के बाद ही मे इमर्ज एज अ वेरी बिग लीडर। बट राइट नाउ मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का जो गठबंधन है भाजपा का, वो विगत दो चुनाव जो हुआ, बाई इलेक्शन एंड लोकसभा इलेक्शन, इनमें साफ दिखाई पड़ता है कि अगर इन लोग में सीट शेयरिंग में, और आपको जो अभी पर्सनल एम्बिशन है, जिसे रामविलास पासवान के बेटे जी का,
है, वो तो चाहे नहीं कि हम यहाँ आए, और भाजपा चाहेगी कि उनको लाए ताकि नीतीश कुमार लेकिन एक बड़ा आप इस सवाल बड़ा जबरदस्त किया है कि ये 73 के होंगे और मोदी जी 75 के होंगे। अब भविष्य अगर हम देखते हैं नीतीश कुमार के रूप में, तो नीतीश कुमार ये भी तो कर सकते हैं कि बोलेंगे चलिए हम संन्यास लेते हैं, हमारा तो होने वाला है। अगर वो संन्यास लिए तो नेशनल लेवल में एक मैसेज जाएगा मोदी जी के लिए कि ये तो नीतीश कुमार संन्यास लेने के लिए चले गए, तो मोदी जी का क्या होगा। तो वैसी स्थिति में एक बहुत बड़ा भूचाल दिखाई पड़ता है, और पता नहीं नीतीश कुमार क्या करेंगे। लेकिन हमको लगता है कि अगर नीतीश कुमार ये स्टेप बढ़ाए कि अब हम चले, क्या बोलते हैं, आई टेक वॉलंटरी रिटायरमेंट फॉर पॉलिटिक्स एंड हम छोड़ देते हैं, वैसी स्थिति में इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्राइम मिनिस्टर मोदी टू फेस दैट सिचुएशन। तो हमको लगता है कि अभी अगेन गुलाब जो है ना उनके हाथ में है, इधर फेंके तो इधर, इधर फेंके तो इधर। नीतीश इज अ वेरी आते अनुपम जी के पास। अनुपम जी, आपसे मेरा एक बहुत अहम सवाल है नीतीश जी के मुद्दों को लेकर। नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एनडीए के पास है। एनडीए को लेकर जो बातें हुई हैं, पार्लियामेंट में आप जाएं या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की हम बात करें, या फिर जो वक्फ को लेकर, जो वक्फ बोर्ड को लेकर मामला उठा था, इन तीनों बड़े मुद्दों पे, वक्फ बोर्ड का हो, अंबेडकर जी का मुद्दा हो, और बांग्लादेश में जो मंदिरों पे हिंदुओं पे अटैक्स हो रहे हैं, इन तीनों मुद्दों को अगर हम जोड़ें और साथ देखें तो सामने आता है कि नीतीश जी अभी तक शांत हैं। भले उनके पार्टी के लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं। खासकर एक बयान आया था अमित शाह जी के, उस स्टेटमेंट को जो ना पार्लियामेंट में दिया था अंबेडकर जी पे, जेडीयू ने कहा कि वो इट हैज बीन मिसरेड और wrongly taken up by the media, और for that matter प्रतिपक्ष और विपक्ष। बट नीतीश जी शांत है। नीतीश जी, शायद क्या कारण होगा ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। क्या वो वोट बैंक, एससी, ओबीसी, मुस्लिम वोट बैंक के कारण शांत है? क्योंकि उनकी राजनीति तो उसी पर टिकी हुई है, और शायद भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि वो। आपका क्या कहना है एज अ ऑब्जर्वेंट? यू हैव ऑब्जर्व्ड इट ना? देखिए, आपसे जानना चाहिए। इसको हम लोग जर्नलिज्म, जर्नलिस्टिक लैंग्वेज में बोलते हैं ना, स्टडीड साइलेंस। तो ये बेसिकली स्टडीड साइलेंस है। वो जानबूझकर के नहीं बोलना चाहते, वो अपने वोट बैंक को जो है वो अफेक्ट नहीं करना चाहते, माने वो नहीं चाहते कि अफेक्टेड हो जाए वोट बैंक उनका। तो इसके चलते उन्होंने जानबूझकर के इसके ऊपर जो भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज होता है उसको चुप रहते हैं वो। और जहां तक नीतीश कुमार जी की बात है, आपने जो कहा कि जब आए थे, जब 74 के आंदोलन में दोनों साथ थे, नीतीश जी और लालू जी का मेटियोरिक राइज हुआ और नीतीश जी थोड़ा पीछे पड़ गए। तो हमको याद है, हम लोग जब छोटे थे, पटना में रहते थे, तो एक कुर्मी महारैली हुई थी, नीतीश कुमार ने करवाया था, और ग्रेजुअली इनका फिर थोड़ा ये डेवलप किए और इनको लोगों ने जाना, माने पॉपुलैरिटी बढ़ी। और जब नीतीश कुमार साहब पहली बार बिहार के चीफ मिनिस्टर बने थे, तो जितने भी नॉन रेजिडेंट बिहारीज थे, बिहार के लोगों की बात छोड़िए, जो लोग बिहार छोड़ के बाहर चले गए थे, उनमें भी बड़ी जबरदस्त खुशी का एक माहौल हो गया था। लग रहा था कि एज इफ की, माने वो जो एसएमएस चलता था उस समय, व्हाट्सएप भी शायद नहीं, व्हाट्सएप नहीं आया था या आ गया होगा, तो एसएमएस पे पूरा एक मुहिम चला था कि भाई बिहार में जंगल राज खत्म हुआ, और सब लोग बहुत आशान्वित थे, बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे कि अब बिहार जो है वो ग्रो करेगा, डेवलप करेगा बिहार। अच्छा, नीतीश जी का एक आर्टिकल भी था जब वो शायद चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे, किसी अंग्रेजी अखबार में हमने पढ़ा था, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, जब पढ़ करके हमको लगा भी था कि ये जो है ठीक है, एक इंजीनियर जो है वो साइंटिफिक अप्रोच बता रहा है कि बिहार में पेरिनियल फ्लड का सॉल्यूशन बताया था। उन्होंने कहा था उस आर्टिकल में, उन्होंने बेसिकली जो आइडियाज को प्लॉट किया था, ये किया था कि भाई लिंकिंग ऑफ रिवर्स, जितने भी रिवर्स हैं उनको लिंक किया जाए, आपस में जोड़ दिया जाए, और डीसिल्टिंग की, भाई नीचे से कचरा निकाल करके उसको बाहर किया जाए, सो दैट की ये जो हर साल बिहार में फ्लड्स आते हैं और हर साल जो उससे नुकसान होता है, तो हम लोगों को लगा था कि शायद जब भी तो वो 15 साल 20 सालों से चीफ मिनिस्टर है, उस मामले में देखें तो ऐसे तो नीतीश जी विजनरी हैं और पढ़े लिखे हैं, सब ठीक है। बिहार की सड़कें बहुत अच्छी हुई हैं। ये बात अलग है कि आप जब बिहार जाएंगे, जैसे आप रांची से जाएंगे बिहार, तो अभी कुछ दिन पहले हम पटना गए थे, तो रांची से अपने घर से
बर्दवान कंपाउंड रांची में मेरा घर है, लालपुर में, वहां से हम पटना पहुंच गए 5 घंटे में, पटना के टोल प्लाजा। लेकिन वहां से जब हम फ्रेजर रोड के लिए गए तो वहां से टोल प्लाजा से मुश्किल से 20 किलोमीटर होगा टोल प्लाजा, वहां 2 से सवा 2 घंटे लग गए। और स्थिति ये थी कि ऊपर फ्लाईओवर बन रहा था, नीचे मेट्रो बन रहा था, बीच में सड़क जो है वो दोनों तरफ से खुदा हुआ और सिंगल लेन पे दोनों तरफ का ट्रैफिक आना जाना। तो बड़ा आश्चर्य भी लगा हमको कि नीतीश कुमार साहब जो इतने विजनरी हैं, उनके राज में ऐसा कैसे हो सकता है। अभी आप अगर पटना जाइए तो जो अगर आप हाईवे पे जाइएगा तो आपको लगेगा एज इफ कि आप किसी विदेशी कंट्री में, विदेश में घूम रहे हैं, और उस तरह का हाईवेज बन गया है नॉन स्टॉप। अभी पहले जो था कि अंदर से अब सब जगह बाहर निकाल दिया उन्होंने, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप पटना में जाके देखिए तो भीड़, सड़क, सबकी स्थिति वैसी नहीं है, उस पर से उनका प्रोहिबिशन। तो ये सब कुछ देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं बिहार के लोगों में थोड़ा सा, जो प्रशांत किशोर का जिक्र किया मनोज जी ने, प्रशांत किशोर जो लोगों को जहां नॉक कर रहे हैं, वो नॉक कर रहे हैं कि वो फोकस कर रहे हैं कि भाई ये जो नेता है ये किसी जात के नेता नहीं है, ये अपने घर के नेता है। और जैसा कि मनोज जी ने कहा कि 10 साल में हो सकता है लोकसभा के इलेक्शन और जो 4 बाईपोल असेंबली बाई इलेक्शंस हुए उसमें जन स्वराज पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन जिस तरह से अच्छा, जबकि अभी जन स्वराज प्रशांत किशोर का जो पदयात्रा वो मुश्किल से 2 साल 2.5 साल का हुआ है, और वो उन्होंने कहा भी है कि वो कंटिन्यू करेंगे। तो हमको ये लगता है कि 2025 के इलेक्शन में तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन के शायद नहीं आ पाए प्रशांत किशोर, लेकिन 2030 तक तो ही विल बी अ फोर्स टू रेकन विद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।